नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और साथियों, आपके लिए जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर टेक्निकल हेल्पर का, उसका एग्ज़ाम रिव्यू लेके आए हैं कि एग्ज़ाम में आपके जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का जो लेवल है वो किस टाइप का रहा था, और साथ में ही एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपका पेपर जो था उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, वो भी आपको इस जो है वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरा का पूरा पता लगेगा। तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाली जो 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम के रिव्यू है वो भी आपको उसी से मिलेंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। तो उसके लिए चैनल आपका सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस क्लास के अंदर आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो इस शिफ्ट के अंदर आपके पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि चालक में ईएमएफ प्रेरित कैसे होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि चालक में, यानी कि चालक में ईएमएफ जो है वो प्रेरित कैसे होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था। तो असल में देखो, ईएमएफ जो प्रेरित होता है, जो पैदा होता है ईएमएफ, असल में वो किसके कारण पैदा होता है। तो आपको पता है कि फैराडे जो था, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण आपका जो है वो आपका ईएमएफ पैदा होता है। या तो आपको ये ऑप्शन में मिला होगा, या फिर आपको ऑप्शन में मिला होगा कि आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका स्थिर रहे और चालक गति करे तो ईएमएफ पैदा होता है। या फिर आपको जो है ऑप्शन में मिला होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका स्थिर रहे और चालक गति करे, या चालक स्थिर रहे और चुंबकीय क्षेत्र गति करे। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि ईएमएफ की दिशा, यानी कि बैक ईएमएफ जो होता है डीसी, जो आपका मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है, यानी कि डीसी मोटर में जो आपका बैक ईएमएफ होता है उसकी दिशा जो है वो आप किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की दिशा जो होती है वो ज्ञात करते हैं अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ की आपके जो है वो आपकी दिशा ज्ञात की जाती है। और अगर जनरेटर होता तो जनरेटर में भी ईएमएफ की दिशा इसी नियम से अपने ज्ञात करते हैं डीसी के अंदर। अब इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, वो ये पूछा गया कि असल में जो है विद्युत घंटी, यानी कि विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर, विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर और साथ में मोटर, ये आपका विद्युत धारा के किस प्रभाव या किस सिद्धांत के कारण जो है काम करते हैं। तो आपको पता है कि ये चुंबकीय सिद्धांत या चुंबकीय प्रभाव के कारण आपका क्या करते हैं, काम करते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय सिद्धांत के कारण ये काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया था कि डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर के अंदर जो ब्रश बने होते हैं, यानी कि डीसी मोटर में जो ब्रश बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीसी मोटर में जो ब्रश होते हैं वो अपने कार्बन के बने होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जिस बच्चे के लिए जो है वो आपका ये पेपर जो है इजी रहेगा, जिसने ये जो है पहले से पढ़ रखा है और जिसको याद है, और जिसके लिए जो है ये हार्ड है, उसका मतलब सिंपल सी कहानी है कि उसने जो है तैयारी थोड़ी सी कम कर रखी है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, और बेहतर हम लोग करवा रहे हैं, हमारे साथ में कीजिए, या फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। बेहतर करने के बाद में ही आपको क्वेश्चन इजी लगने शुरू होंगे। अब देखिए, ब्रश जो है वो आपसे पूछा गया कि ब्रश आपके कब बदल देने चाहिए, यानी कि ब्रश आपके कब बदलने चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आपका डीसी
जो मोटर है उसमें ब्रश जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, और इनको कब बदलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है कि 2/3 घिस जाने के बाद, 2/3 भाग घिस जाने के बाद, या फिर 1/3 भाग रह जाने के बाद। अब देखो आपको कौन सा ऑप्शन में मिला था, रह जाने के बाद मिला था या फिर घिस जाने के बाद मिला था, वो देखने के बाद ही आप जो है अनुमान लगा सकते हो कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में जो क्लास ए है, यानी कि क्लास ए की जो आग है इसके अंदर कौन से आपके पदार्थ आते हैं, क्लास ए के अंदर कौन से पदार्थ आते हैं, तो आपको लकड़ी, कपड़ा, अब देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मिला है। तो पदार्थों की बात हुई है तो लकड़ी, कपड़ा आ जाएगा। अगर अग्निशामक यंत्र की बात करते हैं तो मिट्टी जो है या फिर पानी है जो आग बुझाने के लिए जो यूज करते उनके बारे में आ जाता। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आया है कि असल में MWG का आपका पूरा नाम आपसे पूछा गया था। तो MWG का मेट्रिक वायर गेज जो है इसका पूरा नाम है, मेट्रिक वायर गेज आपका इसका पूरा नाम है। ये आपसे एक फुल फॉर्म भी आपकी इसके अंदर पूछी गई थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था कि इन्वर्टर का कार्य क्या है, इन्वर्टर का कार्य क्या है, इन्वर्टर का कार्य पूछा गया था। तो इन्वर्टर का जो कार्य है वो डीसी को एसी में बदलने का है, यानी कि इन्वर्टर का कार्य पूछा गया था। तो इन्वर्टर का कार्य क्या बताना था आपको कि इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलने का। तो ये क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो है वो आपसे पूछा गया कि कम्यूटेटर जो होता है उसके ऊपर जो है आपका एक ही कॉइल के बीच की जो दूरी होती है उसको अपने क्या कहते हैं, यानी कि एक कम्यूटेटर के ऊपर पूछा गया है। तो कम्यूटेटर के ऊपर उसको अपने कम्यूटेटर पिच कहते हैं, यानी कि अगर आपको याद है तो जिसको अपने सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स बोलते हैं उसकी बात हो रही है। कहने का मतलब आपसे पूछा गया क्या कि असल में जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पर पूछा गया कि असल में एक कॉइल जो है के बीच की दूरी, ये पूछा गया। तो एक ही कॉइल के बीच की दूरी, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, तो यहां पर जैसे ये कॉइल है तो इसके दोनों टर्मिनल जो है वो कहां पर जुड़े हुए हैं उसकी बात हो रही है। तो ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं ये असल में हो सकता है एक का गैप छोड़ के जुड़े हो, दो का गैप छोड़ के जुड़े हो, तीन का गैप छोड़ के जुड़े हो, तो उसको अपने सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स बोलते हैं। और उसकी अगर बात करें तो उसको क्या कहते हैं, तो अपने कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि असल में कम्यूटेटर पर एक कॉइल के बीच की जो दूरी होती है उसको अपने क्या कहा जाता है, तो कम्यूटेटर पिच इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया कि 12 वोल्ट और 0.8 एम्पियर, ये आपको दो मान दिए गए और आपसे पूछा गया कि पावर की गणना कीजिए। तो पावर की गणना करनी है तो बहुत ईजी है, V इंटू आई करना था, सिंपल सी तो बात है। यानी कि 12 इंटू में 0.8 जो है वो आपको करके कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं है। आपको टाइम बहुत मिलता है, आप आराम से कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि असल में कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है, पहले प्रश्न को हिंदी में पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश में पढ़िए। इसके अंदर जो है आप थोड़ा सा अपने जो है धैर्य से काम लीजिए और सोचिए कि असल में इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और असल में जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है वो आपका लगभग जो बच्चे हैं उन सभी का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कि आपका टेक्निकल पार्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो धैर्य और संयम के साथ अपना जो है क्वेश्चन कवर कीजिए। अब देखिए इसके अंदर पूछा गया कि असल में वोल्टेज बढ़ाने के लिए, यानी कि आपसे ये पूछा गया कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस जो है
ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का अपने यूज़ करते हैं, किस ट्रांसफार्मर का अपने उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो असल में वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको अपने बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर अपने कहते हैं। और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया कि DOL का पूरा नाम, DOL का पूरा नाम आपसे पूछा गया। उसमें तो कोई जो है किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सिंपल सी बात है, डायरेक्ट जो है ऑनलाइन जो है वो इसका ऑनलाइन इसका पूरा नाम होता है, और ये एक तरीके का स्टार्टर का ही प्रकार है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो आता है उसका प्रकार है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि करंट, अगर आपके पास में करंट और प्रतिरोध है तो आप जो है पावर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल सी तो बात है, P बराबर में I²R, ये तो आप लोग पढ़ते ही है, पावर निकालने के लिए पढ़ते हैं, कॉपर लॉस निकालने के लिए भी पढ़ते हैं, तो वही आपका फॉर्मूला जो है उसके अंदर ऑप्शन में आपको मिला होगा। अब इसके अलावा आपको बोला गया कि डायनेमिक सोल्डरिंग के प्रकार बताइए, यानी कि डायनेमिक सोल्डरिंग का प्रकार कौन सा है ये पूछा गया, यानी कि डायनेमिक सोल्डरिंग का प्रकार। तो डायनेमिक सोल्डरिंग का प्रकार आपसे पूछा गया, तो असल में जो आभूषणों पर टांका लगाते हैं, जो आपका आभूषण पर जो टांका लगाते हैं वो आपका डायनेमिक सोल्डरिंग का ही प्रकार होता है। तो असल में अगर आपको ऑप्शन में मिला था या नहीं मिला था वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि असल में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने ऑप्शन देखने के बाद में ही अपने जिनका अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि असल में डेल्टा में, यानी कि डेल्टा में प्रत्येक कॉइल को वोल्टेज जो है वो क्या होती है, यानी कि डेल्टा में प्रत्येक कॉइल की वोल्टेज क्या होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन था कि डेल्टा में प्रत्येक कॉइल की जो है की वोल्टेज क्या होगी। तो असल में आपको पता है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रत्येक कॉइल की वोल्टेज जो होती है उसको अपने फेज वोल्टेज बोलते हैं, यानी कि फेज वोल्टेज अपने उसको बोलते हैं। और असल में यहाँ पर जो है डेल्टा की बात हो रही है, तो डेल्टा में जो फेज वोल्टेज होती है वो बराबर होती है किसके, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज के। तो यहाँ पर डेल्टा में प्रत्येक कॉइल में जो है वो आपको फेज वोल्टेज ज्ञात करनी थी, तो हमेशा लाइन वोल्टेज के बराबर होगी। अब आपको देखना पड़ेगा, आपको लाइन वोल्टेज अगर 215 वोल्ट दे रखी है, 415 वोल्ट दे रखी है, 315 वोल्ट दे रखी है, तो जितनी आपको लाइन वोल्टेज का मान दे रखा होगा उतना ही आपका फेज वोल्टेज का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पहले उसने कितनी वोल्टेज दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना था। लेकिन अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि असल में उसको बोलते क्या, तो क्या बोलते अपने फेज वोल्टेज बोलते, कोई समस्या आपने जो है इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके अंदर पूछा गया कि असल में जो थ्री फेज जो वाइंडिंग है उसके बीच में जो अंतर है, फेज डिफरेंस है, कितने डिग्री का होता है, तो ये 120 डिग्री का एंगल जो है वो आपका होता है। अगर यहीं पर सिंगल फेज का पूछा होता तो 90 डिग्री का हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि कोई इसके अंदर समस्या नहीं है। अब इसके बाद में जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि असल में जो है एक 20 ओम का प्रतिरोध है और एक आपका यहाँ पर 0.75 एम्पियर की करंट है, यानी कि 20 ओम का प्रतिरोध है और 0.75 एम्पियर की करंट है। तो यहाँ पर V जो है उसकी कैलकुलेशन कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था। तो V बराबर सिंपल सी तो बात है, यहाँ पर आपका होता है I इंटू R, और V बराबर में I इंटू R करेंगे तो यहाँ पर देखिए R का मान आपको ये दे रखा है और I का मान ये दे रखा है। जब इनके अंदर जो है मान रखे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल वाले भी पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके इजी भी पूछे गए हैं, जिनको देखते ही आप आंसर जो है वो कर सकते थे। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए
जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है उसके अंदर आपको पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनके अंदर जो है रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि 3 फेज मोटर में केज किसका प्रकार है, यानी कि आपसे पूछा गया कि 3 फेज मोटर में केज किसका प्रकार है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि असल में 3 फेज जो मोटर है उसमें केज किसका प्रकार है। तो केज आपको पता है रोटर जो होता है उसका प्रकार होता है, रोटर जो होता है वो आपका सिक्रूल केज प्रकार का होता है, यानी कि रोटर का प्रकार है केज, केज प्रकार का आपका क्या होता है, रोटर होता है असल में। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि असल में डीसी मोटर में शोर, डीसी मोटर का जो स्टार्टर है उसमें शोर हो रहा है, यानी कि डीसी मोटर जो है उसके अंदर जो स्टार्टर है उसमें क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, यानी कि डीसी मोटर स्टार्टर में शोर हो रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसके कारण हो सकता है आपका मेनली एनवीसी जो है, उसका कारण हो सकता है कि एनवीसी जो है वो आपकी पूरी की पूरी जो है चुंबक उसने नहीं बनाया, तो जिसके कारण आपका शोर हो सकता है। तो मेनली एनवीसी जो है इसका कारण बनता है। बाकी इसके अंदर ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब इसके बाद में करें तो डैम्पर वाइंडिंग जो है उसका कार्य क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग का कार्य, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या है। तो आपसे अगर पूछा गया है अल्टरनेटर में, तो अल्टरनेटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य है वो आपका होता है हंटिंग दोष को दूर करने के लिए। डैम्पर वाइंडिंग का काम अगर अल्टरनेटर में पूछा गया तो हंटिंग दोष को दूर करने के लिए। और अगर आपका पूछा गया है सिंक्रोनस मोटर में, यानी कि आपसे पूछा गया सिंक्रोनस मोटर में, तो उस स्थिति में आपका हंटिंग दोष होगा और साथ में ही आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा। यानी कि हंटिंग दोष और स्टार्टिंग टॉर्क जो है दोनों को बढ़ाने के लिए, अपने हंटिंग दोष को कम करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो डैम्पर वाइंडिंग है वो अपने उपयोग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया है कि डीसी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर ज्यादातर आपका कास्ट आयरन का उपयोग होता है, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं अपने, ज्यादातर डीसी मशीन की बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपने कास्ट आयरन अगर ऑप्शन में था तो कास्ट आयरन ही किया होगा। इसके बाद में आपका पूछा गया कि साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान, साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान, तो इसका जो मान होता है वो 1.11 होता है। आपको स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, उन सभी में आपको मान पता होना चाहिए, क्योंकि असल में ऐसी थ्योरी में ये जो मान है आपसे जो है फॉर्म फैक्टर का, पीक फैक्टर का पूछ लिए जाते हैं। और हमने बहुत ईजी तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है और आपने भी बहुत ईजी तरीके से याद कर रखा होगा। अगर नहीं याद किया है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको तैयारी करवाने की बेहतर कोशिश जरूर करेंगे। अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि डीसी जनित्र से ईएमएफ बाहर लेने की युक्ति कौन सी होती है, यानी कि डीसी जनरेटर से ईएमएफ बाहर लेने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग करते हैं। तो आपको कम्यूटेटर ऑप्शन में मिला है तो कम्यूटेटर हो जाएगा, ब्रश ऑप्शन में मिला है तो ब्रश हो जाएगा, यानी कि कम्यूटेटर ऑप्शन में मिला है तो कम्यूटेटर हो जाएगा, ब्रश ऑप्शन में मिला है तो ब्रश हो जाएगा, कम्यूटेटर व ब्रश मिला है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अब वो आपको आंसर जो है वो देखना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कौन सा आंसर पूछा गया है। उम्मीद करूंगा कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आज की इस पेपर में पूछे गए थे और हमने भी जो है वो इजी तरीके से करवाने की कोशिश की है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, तो उनका आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर ऑप्शन
कोई चेंज था क्या, उसके बारे में जरूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और दूसरा, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए और असल में चैनल को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिले, क्योंकि आपका अपना चैनल है तो थोड़ा सा बूस्ट दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलेंगे इसी के नए पार्ट के साथ में, नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।